फ्रैक्चर हुआ, मेरे पे फ्रैक्चर हुआ, मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे बच्चों में या हम लोगों में भी, पेरियोस्टियम भले इतनी हटी नहीं है, स्ट्रिप्ड नहीं हुई, हमने क्या करा फ्रैक्चर की वजह से, आपने पहले के टाइम पे देखा होगा कहीं अपनी किसी भी फ्रैक्चर डॉक्टर पे नहीं गए, कहीं बाहर चले गए जो हिला हुलू के ठीक कर देते हैं, या फिर हम भी थोड़ा होशियार बनते हैं घर पे, तो हम क्या कर लेते हैं, बोले सर गरम गरम सिकाई कर लो, मसाज कर लो, थोड़ा हिला लो, ठीक हो जाएगी। तो जैसे ही ये करते हैं ना, क्या होता है, ये जो पेरिस्ट बोन के ऊपर पेरिस्टियम की लेयर होती है ये हिल जाती है, और यही रीजन हो जाता है मायोसाइटिस ऑसिफिकेशन का। तो हमेशा समझदारी दिखाना कि कभी भी लग रहा है फ्रैक्चर हो गया, गिर गई, तो प्लीज चाहे घर वाले बोले कुछ भी नहीं बोले कि गरम गरम फटाफट लाओ, कुछ लगा लो, कुछ हाँ ये कर लो, बिल्कुल नहीं, हिला के देख लो। क्या करते हैं घर वाले, अपन क्या था एक्सपेरिमेंट, अरे हिला के देखो जल्दी, आप आगे करो, आप करके टूट तो नहीं गया। तो अगर कहीं सही में टूट जाता है तो आप उसको और बढ़ा देते हो। इसलिए क्या होता है कि जैसे है वैसे डॉक्टर के पास जाओ, इसलिए उसको बिल्कुल, तो कुछ लोग नॉर्मल मसाज कर दिया या कुछ भी कर दिया, वो क्या होती है, पेरिस्टियम जो ऊपर लेयर होती है उसको और हिला देते हैं, और वो अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड हो गई और डैमेज हो गई, देन दे क्या बन जाएगी, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मायोसाइटिस ऑसिफिकेशन में। ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मायोसाइटिस ऑसिफिकेशन में। ठीक है, तो मसाज सबसे खतरनाक होती है, फॉलोइंग ट्रॉमा। ट्रॉमा के बाद अगर आपने थोड़ा भी हिला उलू दिया, इज अ फैक्टर नॉन एज टू एग्रीवेटिंग मायोसाइटिस। ट्रीटमेंट क्या है सर, बस एक ही ट्रीटमेंट है, चाहे कुछ भी हो जाए, मसाज वसाज और उसको हिलाना विलाना तो बिल्कुल मत करना, है ना। कभी भी कोई भी आपको लगे जीव कोई भी एक्सीडेंट है, बिल्कुल उसको हिलाने की कोशिश कभी मत करा करो, पहले उसको एक्सरे करा लो, दिखा लो, है ना। खुद पे एक्सपेरिमेंट मत करो कि एक बार उसको करके देख लो कहीं सही में तो नहीं टूट गया, और टूटने के अगर टूट गया होता है ना सही में, तो और वो चार चीजों को एसोसिएट कर देता है। तो मजा मसाज फॉलोइंग इंजरीज स्ट्रिक्टली प्रोवाइडेड इन अर्ली एक्टिव स्टेज। अब क्या करोगे सर, मसाज तो पूरी हमने स्ट्रिक्टली प्रोवाइडेड कर दी, नहीं करवाना है तो क्या करें, बोले कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ रेस्ट, सिर्फ रेस्ट। क्योंकि ध्यान रखना, जब तक पेन है चाहे फिजियोथेरेपी कोई भी हो, सिर्फ आपका काम एक ही होता है, रेस्ट करना और कुछ भी नहीं। क्या दोगे, सिर्फ ड्रग्स दो, एनसेड्स, वो उस जगह का इन्फ्लामेशन कम करेंगे, पेन कम करेंगे, स्प्लिंट्स बना दो जो उसको कंप्लीटली इमोबिलाइज कर दें, और लेटर स्टेज में जाके जब आपको लगे ठीक हो गया, तब फिजियोथेरेपी स्टार्ट करना है। और अगेन वही बात कि खुद से मूवमेंट नहीं करना। हम लोग क्या होते हैं कि कभी फिजियोथेरेपी, तो फिर फिजियोथेरेपी तो नॉर्मल तो छोड़ो, हम खुद फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, हमारी फैमिली को कभी फिजियोथेरेपी के पास नहीं करवाते फ्रैक्चर के बाद। तो फ्रैक्चर के बाद कभी भी मूवमेंट अगर स्टार्ट करना है तो एक गुड फिजियोथेरेपिस्ट से ही कराना चाहिए, वरना चीजें और खराब हो जाती हैं, कि उनको पता है कि कौन से पर्टिकुलर किस मूवमेंट करना है। ठीक है, और सम के अगर कहीं अगर क्या होगा, दूसरा केस क्या, अगर अगर सर भैया तो पैर आपने सर प्रिवेंटिव मेजरमेंट बता दिए कि इससे नहीं होगी, हो गई तो बोले फिर कोई ऑप्शन नहीं है सर, सर्जरी करके इसको अलग करना पड़ता है, सर्जिकली इंसीजन करके इसको काट के बाहर निकालना पड़ेगा, और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। तो इन सम केसेस वंस द मायोसाइटिक मास मैच्योर हो गई तब, और अगर आपको लग रहा है सर बनती जा रही भी मैच्योर नहीं हुई, हम इसको निकाल सकते हैं, अर्ली फेज है, तो क्या, तो हम सर डाइसल्फेट थेरेपी होती है, यानी कैल्सीटोन इनके ड्रग्स आते हैं, वो क्या करते हैं, वो दे देते हैं, उससे तो उससे एक्यूमुलेशन नहीं हो पाता, नहीं बन पाती, निकल जाती है। ठीक है, तो इंसान अगर एक बार मैच्योर हो गई तो फिर सर्जिकल इंसिजन करनी पड़ेगी, उस बोन मास को निकालना पड़ता है वापस मूवमेंट को लाने के लिए, नहीं तो डाइसल्फेट थेरेपी लगा कैल्सीटोनिन के ड्रग्स दिए जाते हैं जब लगे कि बनने लग गई है। इसलिए तो आपको मैंने आपको समझदार, इसलिए मैंने आपको बताया था कि स्टेज ऑफ कैलस में दोबारा एक्सरे करवाते हैं, बताया था स्टेज ऑफ कैलस बोवन बोन बनती, एकदम 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 कैसी बोन होती है, न्यू बोन होती है, तो स्टेज पे क्यों क्यों एक्सरे कराते हैं, ये सब देखने की वजह से कि कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही है, बोन सही जुड़ रही है कि नहीं जुड़ रही। तो उसमें अगर नजर आता है, अगर हमें लगता है कि अर्ली फेज है, तो वहां कैल्सीटोनिन इन सबके ड्रग देखे देखते अगर काम चल गया तो ठीक है, वरना अगर वो मैच्योर हो गई तो फिर सर्जिकली करके उसको अलग करके निकालना पड़ता है। ठीक है, प्रिवेंशन क्या है, प्राइस प्रोटोकॉल। प्राइस प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है सर, पी फॉर प्रोटेक्शन, बस कुछ नहीं, सिर्फ प्रोटेक्ट करके रखो, कोच हिलाना विलाना नहीं। आर फॉर रेस्ट, आई फॉर आइसिंग, क्यों पेन ना हो, सिर्फ आइस लगाना है। सी फॉर कंप्रेशन, क्योंकि वहां पे इडीमा वगैरह डेवलप नहीं हो, और एलिवेट क्यों, क्योंकि एम्बोलिज्म या थ्रोम्बस डेवलप ना हो, इडीमा ना हो, इसलिए उसको हमेशा हाथ पे रखो, उसके क्या बोलते हैं, इडीमा ना डेवलप, इसलिए उसको बोलते हैं एलिवेट करके रखो हमेशा। लोअर लिंग के फ्रैक्चर में तो कितना देखा होगा सर्जरी वगैरह में, सब ऐसा पैर लटका के रख देते हैं ऊपर की तरफ, है ना। थर्ड वन है हमारा वॉकमैन सिस्टमिक कॉन्ट्रैक्चर। ये क्या है वॉकमैन सिस्टमिक कॉन्ट्रैक्चर, वॉकमैन सिस्टमिक कॉन्ट्रैक्चर, ये बात समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा अच्छे से समझना।
अब ऐसा होता है कि ये फ्रैक्चर के बाद भी हो सकता है और वैसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है ना। होता क्या, नाम से समझो अगेन, वॉकमैन वॉकमैन छोड़ो अभी। इस्चेमिक, इस्चेमिक का मतलब क्या होता है सर? इस्चेमिक का मतलब होता है कि पर्टिकुलर किसी पार्ट पर ब्लड सप्लाई हो रही थी, वो रुक गई, उसकी वजह से कॉन्ट्रेक्चर बन गए। कैसे बनेंगे अभी समझाता हूं। दिस इज सीक्वल, ये सीक्वल है किसका? देखो कॉन्ट्रेक्चर तो बाद में बनेंगे, पहले तो ब्लड सप्लाई रुकेगी ना। तो वॉकमैन इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्ट इज अ सीक्वल ऑफ वॉकमैन इस्चेमिया। पहले पर्टिकुलर किसी जगह का, जैसे सपोज करो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सर ये हमारी है कोई मसल, ये मसल है, इसको पर्टिकुलर कोई ब्लड सप्लाई कर रही है। अब ये ब्लड सप्लाई रुक जाए तो उसको क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे वॉकमैन इस्चेमिया। ठीक है, हमने बोल दिया। फिर बोले अब सर क्या होगा? अब अगर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो ये मेरी जो मसल्स है ये क्या होने लग जाएगी? एट्रोफी होने लग जाएगी। इसकी एट्रोफी का मतलब क्या? ये शॉर्ट, छोटी होने लग जाएगी। अब छोटी होने की वजह से क्या होगी सर? इसका जो टेंडन है वो किसी ना किसी बोन से अटैच्ड होगा, तो वो उसको अपनी तरफ खींचेगा और कॉन्ट्रेक्चर्स बना देगा। उसको बोलते हैं वॉकमैन इस्चेमिक कॉन्ट्रेक्चर। इस तरीके से देखो, इस हमले को मैं आपको दिखाऊं क्या होता है, इसको देखना ढंग से। ये मेरा क्या होता है? ये मेरा फ्लेक्स, ये मोस्ट कॉमन फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में होती है वॉकमैन इस्चेमिक कॉन्ट्रेक्शन का। इस तरीके से क्या होता है कि हमारा एल्बो का फ्रैक्चर हो जाए, हमारा एल्बो का फ्रैक्चर हो जाए। बोले कौन सी आर्टरी की वजह से कॉमन देखने को मिलता है? ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी यहाँ से आती है और एल्बो पे आके दो में डिवाइड होती है। किस किस में डिवाइड होती है? अल्ना में और रेडियल में। अल्ना वाली रहती है रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉकमैन इस्चेमिक कॉन्ट्रेक्शन। याद रखना है कौन सी आर्टरी? अल्नर आर्टरी। क्यों? देखो ब्रेकियल आर्टरी आई, एल्बो से दो में डिवाइड होगी, अल्नर और रेडियल में। जो अल्ना वाली है वो अगर ब्रेकियल, या तो ब्रेकियल आर्टरी डैमेज हो जाए एल्बो के फ्रैक्चर से, ब्रेकियल होगी तो एक ही बात है ना, आगे जाके तो कन्वर्ट अल्ना में होना है, तो अल्ना खराब हो गई, या आगे चल के अल्ना डैमेज हो जाए। डैमेज अल्लाह को होना है, या आगे चल के अल्लाह डैमेज हो जाए, या फिर उसके अगर अल्लाह से पहले ब्रेकियल हो जाए, ब्रेकियल हो गई तो फिर वो डिवाइड होके तो ऑटोमेटिक अल्लाह वैसे ही खराब हो गई। तो बोले सर क्या होता है कि जो अल्लाह सप्लाई करती है इन फ्लेक्सर्स मसल्स को, ठीक है ना, फ्लेक्सर्स मसल्स, ये इन फ्लेक्सर्स मसल्स को सप्लाई करती है। अब क्या होता है, अब ये मसल्स हैं, अब इनकी ब्लड सप्लाई रुक जाए तो क्या होगा? क्या होगा? अब ये सारी मसल्स कैसे होंगी? कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, पास पास में आएंगी, पास में कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। कोई भी चीज है, एक चीज बताओ, हमारी रबड़ है, उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाए तो वापस आती है कि नहीं? उसी तरीके से ये मसल्स क्या है, ये मालूम क्यों हम ऐसे इस तरीके से, अगर ये जो एक्सटेंशन कर पाता हूँ आर्म पे, फ्लेक्शन कर पाता हूँ, किस वजह से? क्योंकि ये एक्सटेंशन कैसे कर पाते हैं? क्योंकि ये मसल खिंच पा रही है, स्ट्रेच हो पा रही। क्यों हो पा रही? क्योंकि वो प्रॉपर अभी सही है। जब वो खराब हो जाएगी ना तो वो स्ट्रेच नहीं हो पाएगी, तो वो क्या होगी? कोई भी चीज है वो छोटी होगी, शॉर्ट होगी, क्योंकि खराब हो गई है, अपनी जगह पे वापस आएगी। लेंथ, उसके जो फाइबर्स है वो क्या, उनमें क्या डिपोजिशन होने लग जाएगा, फाइबर टिश्यू का, फाइब्रस टिश्यूज का डिपोजिशन होने लग जाएगा। और डिपोजिशन होने की वजह से सारे फाइबर शॉर्ट हो जाएंगे, खट्टे हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, बल्क में आ जाएंगे। तो वो शॉर्ट होने की वजह से तो जो अब ये मसल्स के टेंडन मेरे कहाँ गए हैं? फिंगर्स पे, रिस्ट जॉइंट पे गए हैं टेंडन, तो वो टेंडन अपनी जगह पे वापस खिंच के आएंगे। जब वो वापस खिंचेंगे तो मेरा हैंड इस तरीके से हो जाएगा। इसे बोलते हैं वॉकमैन इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर। उसमें मेरा रिस्ट जॉइंट का फ्लेक्शन हो जाएगा। सीधी बात है, फ्लेक्सर का अगर मसल खराब हो रही है तो आप कैसे में आ जाओगे? फ्लेक्सर की मसल का अगर कॉन्ट्रैक्चर बने तो वो क्या करा देंगे? आपको फ्लेक्शन ही तो करा देंगी। तो आपके रिस्ट जॉइंट का फ्लेक्शन हो जाएगा और फिंगर्स का फ्लेक्शन, इस तरीके से फ्लेक्शन हो जाता है, रिस्ट का और फिंगर का फ्लेक्शन। इसको बोलते हैं वॉकमैन इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर। कौन सी आर्टरी की वजह से? अल्नर आर्टरी की वजह से। कैसे सर? या तो ब्रेकियल आर्टरी खराब हो जाए, आपसे पूछे सर ब्रेकियल आर्टरी खराब हो जाए एल्बो पे, तो हो सकता है एल्बो फ्रैक्चर, मोस्ट कॉमन है, ठीक है। या फिर बोले सर अगर ब्रेकियल आर्टरी नहीं हुई, उसके बाद वो अल्नर में कन्वर्ट होगी, तो अल्नर क्या होगा? ये सारी की सारी मसल्स किधर, इनका ओरिजिन कौन सा होता है? फ्लेक्सस मसल्स का मीडियल एपिकॉन्डाइल। मीडियल एपिकॉन्डाइल, अगर मैं ऐसे उल्टा हाथ कर देता हूँ आपकी तरफ, ये मेरा मीडियल एपिकॉन्डाइल। अगर मैं अभी तरफ करूँ तो ये मेरा मीडियल एपिकॉन्डाइल, यहाँ से सारी मसल अटैच होती हैं और ऐसे मसल्स निकलती, अटैच होके ऐसे निकलती हैं पूरे में, और ये आगे हमारे फिंगर और इन पर टेंडन जाते हैं। जब ये मसल्स खराब हो जाएंगी तो मसल एकदम छोटी हो जाएगी, शॉर्ट होगी, तो ये अपने टेंडन को अपनी तरफ खींच लेंगी और हाथ मेरा इस तरीके से हो जाएगा, रिस्ट का फ्लेक्शन हो जाएगा और एल्बो, वो रिस्ट का और फिंगर्स का फ्लेक्शन हो जाता है। अब क्या हो सकता है सर इससे? आप कुछ समझदार हो, यहाँ कौन सी नर्व निकलती है? अगर ये रिस्ट पे, क्या रिस्ट के अंदर से अब क्या हो जाएगा, जो कार्पल टनल, इसमें जितनी भी नर्व, मोस्ट कॉमन नर्व कौन सी? मीडियल नर्व और अल्नर नर्व, तो वो भी डैमेज होंगी। तो यहाँ पर क्या, उनके मोटर और सेंसरी फंक्शन चले जाएंगे, फिर पेशेंट को काम, यहाँ सेंसेशंस नहीं आएंगे, एबनॉर्मल पेन वगैरह होगा, कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाएंगे, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी।
तो डेफिनेशन क्या, दिस इज अ सीक्वल ऑफ वॉकमैन इस्चीमिया, द इस्चीमिया मसल्स आर ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय फाइब्रस टिश्यू। वही मैंने अभी आपको बताया। जस्ट अ सेकंड। तो ये सीक्वल है, वॉकमैन इस्चीमिया पहले होगा, उसकी वजह से जो आपकी मसल्स है उसमें क्या हो जाएगा, ग्रेजुअली रिप्लेस किससे, फाइब्रस टिश्यू से। और फाइब्रस टिश्यू होने के से क्या होंगी, शॉर्ट होंगी, विच क्या करेंगे, विच कॉन्ट्रैक्ट एंड ड्रॉस द रिस्ट एंड फिंगर इनटू द फ्लेक्शन, और रिस्ट को और फिंगर को कैसे फ्लेक्शन में कर देंगे, यानी अपनी तरफ खींच लेंगे। देखो दिख रहा है, रिस्ट ऐसे फ्लेक्शन में आ गई, फिंगर फ्लेक्शन में आ गई कि नहीं आ गई, देखो। तो ये क्या हो गया, वॉकमैन है ना। इन दिस क्या होता है, और इसमें पेरिफेरल नर्व, इसमें इसके साथ देखो, अब आपसे सर पूछ से, अब इसमें देखो लिखी नहीं है, आप लिखो कौन सी आर्टरी अफेक्ट होती है। अभी मैंने बताया कौन सी आर्टरी की वजह से होता है, ब्रेकियल आर्टरी। मोस्ट कॉमन पॉइंट सर, एल्बो का फ्रैक्चर, एल्बो जॉइंट डिसलोकेशन हो जाए या एल्बो पे फ्रैक्चर हो जाए, मीडियल एपिकॉन्डाइल पे हो जाए, ठीक है। और सर बोले कौन सी, ब्रेकियल के बाद ब्रेकियल दो में कन्वर्ट हो जाती है, अल्नर और रेडियल। अगर ब्रेकियल नहीं हुई तो अल्नर हो जाए, क्योंकि मेन अल्नर ही रिस्पॉन्सिबल होती है सर फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की मसल्स के लिए। किसकी मसल्स के लिए, फ्लेक्सर का, क्योंकि फ्लेक्सर मसल्स ही तो खराब हो रही है, या तो ब्रेकियल, या ब्रेकियल अगर कन्वर्ट हो गई तो अल्नर में, ठीक है सर। ठीक है, हमें समझ आ गई। अब जब ये इस तरीके से डिफॉर्मिटी हो जाती है तो यहाँ से जो नर्व पास करती है वो भी डैमेज होने लग जाती है। कौन कौन सी डैमेज नर्व होगी सर, मीडियन और अल्नर नर्व, क्योंकि मीडियन और अल्नर नर्व भी तो डैमेज हो रहा है, वही तो ये मीडियन और अल्नर आर्टरी निकलती है, वही मीडियन अल्नर नर्व वो निकलती है नर्व। तो पेरिफेरल नर्व भी आपकी क्या डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। तो इफ द पेरिफेरल नर्व और ऑल्सो अफेक्टेड, देयर विल बी सेंसरी लॉस। अब जो मीडियल अल्नर के जो सेंसरी काम है, उनके जो मोटर फंक्शंस हैं, वो सब लॉस मिलेंगे। तो if the peripheral nerve and also affect, there will be sensory loss and motor paralysis in the forearm and hand। आपके हैंड पे और फोरआर्म पे आपके जो सेंसरी लॉस, मोटर फंक्शंस लॉस दिखेंगे, किसके, मीडियल के और अल्नर के, ठीक है। क्या क्या, अब वही सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो बिल्कुल मैं तब से बोलते आ रहा हूं। देयर इज अ मार्क्ड एट्रोफी ऑफ द फोरआर्म, मार्क्ड एट्रोफी, एट्रोफी दिखेगी तभी तो वो फ्लेक्शन में आएगा ना, मसल शॉर्ट होगी, कॉन्ट्रैक्ट तभी तो करेगी, अगर एट्रोफी नहीं होगी तो कैसे करेगी। तो देयर इज अ मार्क्ड एट्रोफी ऑफ द फोरआर्म विद फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी ऑफ द रिस्ट एंड फिंगर, ठीक है। स्किन ओवर द फोरआर्म, अब क्या क्या दिखेगा, जो स्किन है ओवर दी फोर आर्म, जो फोर आर्म की स्किन है हैंड की, ये सब कैसे ड्राई हो जाएगी, क्यों, सप्लाई नहीं है, सेंसरी सप्लाई नहीं है, तो ड्राई हो जाएगी। प्लस ये जो नेल्स है, नेल्स भी तो अफेक्ट होंगे, तो नेल्स पे भी एट्रोफिक, ब्रिटल, टूटने लग जाएंगे, क्यों सर, सप्लाई नहीं हो पा रही, ब्लड सप्लाई वगैरह नहीं है, तो उसकी वजह से ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई नहीं है, इसकी वजह से वो डैमेज होने लग जाएंगे, ठीक है। तो फोर आर्म और हैंड इज ड्राई, नेल्स भी। अब एक चीज बताओ, ये तो बहुत एक्सट्रीम केस हो गया ना कि इस तरीके से डिफॉर्मिटी हो जाएगी, तो आप पहचान ही लोगे। ये तो बहुत, तीन फेज होता है ना कोई भी चीज का, बोले माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, ये तो सीवियर है, आप पहचान ही लोगे, फिर आपके डॉक्टर होने का फायदा क्या। ये तो बच्चा बच्चा पहचान लेगा, आप कैसे पहचानोगे अगर अर्ली फेज में ये चीज हो रही है नहीं। तो क्या करोगे सर, बोले अगर एल्बो फ्रैक्चर, जब एल्बो फ्रैक्चर हो गया, एल्बो पे प्लास्टर है, फिर भी आप मालूम क्या करा करो, पेशेंट को बोलते हैं कि पेशेंट को इस तरीके से, पेशेंट का ये देखो कहीं हाथ फ्लेक्शन में तो नहीं जा रहा, इस तरीके से फिंगर, इसका टेस्ट होता है, इसको टेस्ट बोलते हैं स्ट्रेस टेस्ट। पेशेंट को इस तरीके से करवाते हैं, फिंगर को सीधा का, फिंगर को एक्सटेंशन और रिस्ट का एक्सटेंशन करवा के इस तरीके से स्ट्रेच देते हैं। अगर पेशेंट को बहुत खतरनाक पेन आ रहा है, पेशेंट कर नहीं पा रहा, तो आप समझ जाओगे अरे इसको वॉकमैन इस्चीमिक कॉन्ट्रैक्चर होने लगा है, तो वहां पर आप उसे ठीक कर सकते हो, क्योंकि वो अर्ली फेज है। लेट में तो बच्चा बच्चा देख के बता देगा ना, अरे ये तो सर हो गया ना, अब इसमें क्या, इसमें कुछ नहीं कर सकते, बोले इसमें क्या करो, इसमें तो ऑपरेशन ही होगा ना, ऑपरेटिव बताऊंगा क्या ऑपरेशन होगा, लेकिन अभी अर्ली समझो। अर्ली में क्या, इस तरीके से स्ट्रेच करके टेस्ट करके देखते हो, जब उनके एल्बो पे प्लास्टर लगाए, ठीक हो गया फिर भी, तो आप तो यहाँ पर कर रहे हो रिस्ट पे, तो इस तरीके से करके देखते हो, अगर उसको पेन आ रहा है कुछ, तो आप समझ लो कि कंडीशन डेवलप हो रही है, तो आप उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ये कौन सी, ये माइल्ड में समझ आ जाएगा, ये माइल्ड डिफॉर्मिटी में क्या, उसको स्ट्रेच करने पे पेन आएगा, तो माइल्ड डिफॉर्मिटी कैन बी करेक्ट। फिर अगर माइल्ड डिफॉर्मिटी हुई तो कैसे ठीक कर दोगे, अगर माइल्ड आपने देखा था थोड़ा बहुत पेन आ रहा है तो क्या कर दोगे सर, बोले कैन बी करेक्ट बाय पैसिव स्ट्रेचिंग, आप स्ट्रेचिंग कंटिन्यूअसली देते रहिए, आप पैसिवली आप उसको कंटिन्यूअसली इस तरीके से स्ट्रेचिंग दे, उसको पेन आ रहा है फिर भी आप थोड़ा थोड़ा करके देते रहिए, जिससे उसके कॉन्ट्रैक्चर्स ना बने, तो आप डेली उसको बोलिए थोड़ा थोड़े से। और प्लस आप हर समय तो स्ट्रेचिंग दे नहीं पाओगे, तो स्प्लिंट बना दो। कौन सी स्प्लिंट बनाते हैं, स्प्लिंट का नाम याद रखना, 2 मार्क में, टर्न बक्कल, टर्न बक्कल स्प्लिंट, ये स्प्लिंट बनाई जाती है, इसको वॉकमैन स्प्लिंट भी बोलते हैं। टर्न बक्कल स्प्लिंट और वॉकमैन स्प्लिंट कैसी होती है, देखो ये देखो,
इस तरीके की ये स्प्लिंट होती है, इस तरीके की। ये देख रही है टर्न बकल, ये आपको क्या पूरा सीधा करके रखे, देखो फिंगर्स को एक्सटेंड और रिस्ट को पूरा एक तरीके से, इसमें कहीं पे ना इस पे फ्लेक्शन हो पा रहा है ना इस पे, तो इस तरीके से रखते हैं, स्प्लिंट पे ना देते, इसको बोलते हैं टर्न बक्कल स्प्लिंट, ये बचा के रखती है कॉन्ट्रैक्चर्स में जाने से, ठीक है। कौन सी बोलते हैं इसे, टर्न बक्कल, और इसे वॉकमैन स्प्लिंट भी बोलते हैं। मगर 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं व्हाट इज टर्न बक्कल स्प्लिंट, तो क्या वॉकमैन इश्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर को प्रिवेंट करने के लिए क्या काम है सर इसका, सर उसको रिस्ट को फ्लेक्शन में नहीं जाने देती, फ्लेक्शन को फ्लेक्शन में नहीं जाने देती, फिंगर को स्ट्रेट करके रखती है, ठीक है। और आप क्या देंगे सर, माइल्ड में स्ट्रेचिंग देते रहेंगे जिससे उसका ठीक बना रहे। इफ इन केस अगर ये सीवियर हो गया, हम इससे ठीक नहीं कर पाए, तो क्या करेंगे, फॉर मॉडरेट डिफॉर्मिटी अ सॉफ्ट टिश्यू स्लाइडिंग ऑपरेशन, फिर हमें अगर डिफॉर्मिटी बढ़ गई तो फिर हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। सर क्या करेंगे मॉडरेट में हम ये करते हैं कि जो हमारी ये जो फ्लेक्सस कंपार्टमेंट, अभी मैंने बताया फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की मसल्स का ओरिजिन कहाँ है, मिडिल एपिकोंडाइल पे। तो क्या करोगे सर, मैं ये करूंगा कि मिडिल एपिकोंडाइल से मसल्स को काट ही दूंगा, अलग कर दूंगा, तो क्या अब मसल रिलीज हो गई, हाँ तो ऑटोमेटिक सीधा हो गया। हाँ उसके बाद सही है कि पेशेंट अब फ्लेक्शन नहीं कर पाएगा, पेशेंट का मसल का ओरिजिन ही चला गया तो पेशेंट फ्लेक्शन कर पाएगा क्या, नहीं। फिर तो फिर ये क्यों करा सर, इसलिए करा कि ये सीवियर कंडीशन है, क्योंकि वॉकमैन इश्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर खुद में खतरनाक नहीं है लेकिन वो चीजें बहुत खतरनाक करा देता है। क्यों, क्योंकि वो इस तरीके से रहता है तो कितनी सारी रिस्ट के अंदर से मीडियल नर्व निकलती है, वो खराब कर देती है, और आसपास इतने सारे स्ट्रक्चर, नर्व, आर्टरी सब जाके सब डैमेज होने लग जाती है, आर्टरी पेशेंट की बहुत हालत खराब हो जाती है। तब उस कंडीशन में फिर हम यहाँ से मसल्स को ही रिलीज कर देते हैं, मसल ही काट दो, अब मसल छोटी हो रही काट दो, मसल पहुंच गई यहाँ, अब उसका एक्सटेंशन फ्लेक्शन चला गया भैया, तो फ्लेक्शन नहीं कर पाएगा लेकिन आपने उसे बचा लिया। तो ऑपरेटिव तो हमेशा सिर्फ बचाने के लिए ही होता है। फॉर मॉडरेट डिफॉर्मिटी अ सॉफ्ट टिश्यू स्लाइडिंग ऑपरेशन वेयर द फ्लेक्शन मसल आर रिलीज्ड फ्रॉम देयर ओरिजिन एट द मीडियल एपिकोंडाइल एंड अल्ना इज परफॉर्म्ड। मीडियल एपिकोंडाइल मैंने बताया ना, अल्ना अल्ना की तो अल्ना कहाँ होती है सर, मीडियल पे ही तो होती है, तो मीडियल एपिकोंडाइल और अल्ना के पे क्या वो देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ अल्ना, जो ये रहा ना मेरा, ये मेरी अल्ना बोन है, इसके मीडियल एपिकोंडाइल से कट कर देते हैं सर। और क्या करेंगे, अगर एक इसमें ऑपरेशन याद रखना, देखो उसमें 2 नए नाम सीखे आपने, क्या क्या सीखे सर, एक सीखा मैंने टर्न बक्कल, एक इसमें नाम हो रहा आता है मैक्स पेज, MAXPAG, मैक्स पेज ऑपरेशन, ये रहा। इसमें क्या करते हैं, इसमें मालूम क्या करते हैं, बहुत खतरनाक ऑपरेशन होता है। इसमें क्या करते हैं, देखो ये भी कट कर दी लेकिन हमें लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, तो मालूम क्या करते हैं, बोन ही शॉर्ट कर दो। बोन शॉर्ट कैसी, ये मेरी बोन इतनी लंबी, अब इसको बोन को अगर मैं इतना हिस्सा काट के अलग कर दूं तो क्या होगा, ऑटोमेटिक जो मेरे टेंडन है वो ये एरिया छोटा हो जाएगा, अपने आप ही कम हो जाएगा, तो जो जगह इतनी दूर थी वो पास आ जाएगी, ऑटोमेटिक सीधा हो गया। ये खतरनाक ऑपरेशन होता है, इसमें सोचो आपकी रेडियस अल्लाह को काट के ही शॉर्ट कर दो। ये बिल्कुल सीवियर कंडीशन में करा जाता है जब पे मसल वसल सब फेल हो गई, जब मसल्स भी काट दी फिर भी आपकी डिफॉर्मिटी इतनी खतरनाक हो गई है कि वो ठीक नहीं हो रही, तो फिर आप बोन को काट देते हो। तो कौन सा ऑपरेशन बोलते हैं, मैक्स पेज। इसमें क्या है, ये जैसे मेरी ये बोन है, सपोज ये मेरी बोन है, अब एक स्ट्रक्चर यहाँ से लेके यहाँ तक अटैच्ड है, अब स्ट्रक्चर टाइट हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको इतना काट ही दूंगा इतना, तो स्ट्रक्चर जो टाइट है ऑटोमेटिक कैसा हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा ना, आपको समझदार ऑटोमेटिक हो जाएगा अगर एरिया छोटा कर दोगे तो क्या पूरा severe deformity bone operation such as shortening of the forearm bones, carpal bone क्या ना, शॉर्ट forearm bones की शॉर्टनिंग कर देते हैं, कार्पल बोन एक्सीजन, क्यों, क्योंकि कार्पल बोन मैंने बोला सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं क्रिएट होती है, सबसे ज्यादा बोन यही रिस्ट जॉइंट पे है, तो ये कार्पल बोन जो दब गई है तो उनको एक्सीजन बोन को ही निकाल देते हैं, हटो एक्साइट कर देते कि अब बोन ही नहीं होगी तो जगह ही जगह, जब ऐसे कर लोगे तो बोन के बीच में ही तो स्ट्रक्चर्स दब रहे हैं, मैं बोन ही निकाल दूंगा तो जगह ही जगह, फिर तो कार्पल बोन एक्सिस्ट कर सकते थे, ठीक है, मे बी रिक्वायर्ड। That's all about for Walkman ischemic contracture। ये था हमारा Walkman ischemic contracture को लेके। तो अभी तक हमने 3 चीजें पढ़ ली हैं, क्या क्या पढ़ ली सर, एक हमने पढ़ लिया सुडेक्स डिस्ट्रोफी, एक हमने पढ़ लिया मायोसाइटिस ऑसिफिकेशन, एक हमने पढ़ लिया Walkman ischemic contracture। अब हम अगला पढ़ने वाले हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम। क्या होता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम? अच्छा देखो, कंपार्टमेंट सिंड्रोम पढ़ने क्या क्या कंपार्टमेंट सिंड्रोम में बोल रहा हूँ, कभी भी एक चीज रियलाइज करिए, देखो कंपार्टमेंट क्या होता है, हमारे बॉडी में ये है मसल्स, ये मसल है, ठीक है, ये इसके इस तरफ होती है बोन, इस तरफ होती है फेशिया, है ना, इस तरफ फेशिया होगा, इंट्रोसियाइस मेम्ब्रेन, ये सब होते हैं, ये सब कंटिन्यूअसली क्या प्रेशर लगाती हैं बोन इस तरफ से, क्योंकि सारी चीजों के लिए ना बॉडी में उतनी ही जगह है, बॉडी के लिए कोई एक्स्ट्रा जगह नहीं है, तो उसी जगह में सारी चीजों को बना हुआ होना होता है, तो सब एक दूसरे में क्या फंस के बने हुए होते हैं, एकदम चिपक चिपक के, बिल्कुल एकदम एकदम टाइटली बाउंड करके।
टाइटली बाउंड करके सारे स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से बने होते हैं, यानी इन द फॉर्म ऑफ कंपार्टमेंट बने होते हैं। अब पूछोगे सर कंपार्टमेंट कैसे? कंपार्टमेंट नाम के लिए बोल दिया है। नाम कैसे सर? कंपार्टमेंट नाम कैसे? यहां सर सपोज करो मेरी मसल निकली, मसल के आगे इस तरफ बोन होती है, इस तरफ फेशिया मेम्ब्रेन है, मसल बीच में है, तो इधर से बोन दबा रही है, इधर से मसल फेशिया दबा रहे हैं, तो इनको अगर मैं क्या बात करूं कंपार्टमेंट में तरफ बोल दूंगा कि एक कंपार्टमेंट हो गया ना। बोले कंपार्टमेंट इधर का कैसा सर? इधर बोन, ये एक कंपार्टमेंट हो गया, फिर दूसरा कंपार्टमेंट। इस तरीके से हम बॉडी को कंपार्टमेंट के रूप में देखते हैं, मगर कंपार्टमेंट जैसा है नहीं है। ठीक है, तो जो लिम्ब कंटेन्स मसल्स है ना, कंपार्टमेंट कैसे? इंक्लोज्ड बाय बोन, जो हमारी मसल से बीच में है। ठीक है, उसके एक तरफ क्या है? बोले सर एक तरफ बोन्स है इस साइड, और पीछे की साइड, बोले पीछे की साइड सर मसल की फेशियां, इंट्रोसियाई मेम्ब्रेन है, ये सब मसल्स को घेर के रखे हुए हैं, सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स बना के रखी हैं। अब क्या होता है, ये सब इन सबको मिला के आप एक कंपार्टमेंट बोलते हो कि सर ये रहा मेरा एक कंपार्टमेंट, इसको कंपार्टमेंट बोलते हैं। ऐसे धीरे डिफरेंट ऐसे कंपार्टमेंट होते हैं सर। कैसे कैसे अलग अलग कंपार्टमेंट कैसे सर? जैसे मेरे यहाँ की बोन्स का अलग कंपार्टमेंट, यहाँ की अलग कंपार्टमेंट, यहाँ का अलग कंपार्टमेंट, ऐसे अपने एरिया वाइज डिपार्ट कर दिया कि यहाँ कंपार्टमेंट अलग है, यहाँ कंपार्टमेंट अलग है। ऐसे जगह जगह को, जैसे फोर आर्म कंपार्टमेंट, आर्म का कंपार्टमेंट है ना, लेग में थाई कंपार्टमेंट, लेग कंपार्टमेंट, ऐसे कंपार्टमेंट वहां का डपुन ने डिवाइड करती है। ठीक है, उस जगह के। अब होता क्या है वहां पर, राइज इन प्रेशर विद इन। अब देखो, अब एक सीधी सी बात है, अगर मैं, ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, मैंने क्या बोला कि कंपार्टमेंट कैसे, ये मेरी मसल है, इस तरफ बोन है, ठीक है, इस तरफ उसका फेशिया मेम्ब्रेन, और ये सब मिलके कैसे हैं, एक कंपार्टमेंट में बंद है। इसको हमने कंपार्टमेंट मान लिया है ना, कि ये सर एक कंपार्टमेंट में इस तरीके से है। इसको कम जैसे फोर आर्म का अलग कंपार्टमेंट, आर्म का अलग कंपार्टमेंट, से अलग अलग करके कंपार्टमेंट्स हमारे बॉडी में बने हुए हैं। अब होता क्या है सर, के मसल्स पे अलग अलग फोर्स लगता है, कि जैसे इधर से बोन, इधर से फोर्स लगा रहा है बोन, है ना, इधर से बोन पे एक प्रेशर लगा रहा है, फेशिया वगैरह इधर से प्रेशर लगा रहा है, तो एक प्रेशर एक्सर्ट रहता है हमेशा एक मसल्स पे। एक कंपार्ट, यानी अगर मैं एक बात बोलूं तो एक प्रेशर एक कंपार्टमेंट में हमेशा बना हुआ होता है, और वो प्रेशर इसलिए बना रहता है कि उसके सर उसका फायदा क्या है कि सर सारे स्ट्रक्चर टाइटली बाउंड रहे। वरना आप इमेजिन करो अगर ये प्रेशर नहीं होता तो आप इतना खेलते हो, कूदते हो, गिरते हो, वरना तो कहीं इधर की बोन उधर पहुंच जाती, इधर की मसल उधर पहुंच जाती, इधर की आर्टरी उधर हो जाती, सारी चीजें बिगड़ जाती। आप तो इतना जंप कर देते हो, इतना साइकिल चला रहे हो, इतना कुछ, कितनी खतरनाक गिर भी जाते हो, तो कहाँ की बोन कहाँ पहुंच जानी चाहिए थी, मसल से इधर की उधर हो जाती, क्यों नहीं हो रही है? अभी दिमाग लगाया, इसी कंपार्टमेंट प्रेशर की वजह से, क्योंकि इसके अंदर एक प्रेशर एग्जर्ट है जो सारी चीजों को अपनी जगह पर टाइटली बाउंड करके रखा हुआ है। अगर ये प्रेशर कम हो जाए, अगर ये प्रेशर ना रहे, तो आपकी चीजें क्या हो जाएंगी, इधर की उधर पहुंच जाती। आप बड़ी एक जंप करते, पता पड़ता अरे इधर की मसल उधर चली गई है, बोन इधर की उधर पीछे चली गई। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि सर ये कंपार्टमेंट की फॉर्म में और एक प्रेशर एक्सर्ट है। तो उसका आंसर नॉर्मल प्रेशर कितना रहता है? फिर नॉर्मल प्रेशर रहता है, याद रखना, 20 mmHg, 20 mm ऑफ मर्क्यूरी, ये 20 mm नॉर्मल प्रेशर होता है। नॉर्मल प्रेशर ये बना होना जरूरी है। अगर ये प्रेशर नहीं होगा तो चीजें इधर की उधर, सारे स्ट्रक्चर्स, डिफॉर्मिटी जो एक अपने शेप में है वो सब बिगड़ जाएगा। तो फिर अब कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या है सर? बोले ये प्रेशर अगर बढ़ जाए तो, बोले अगर ये प्रेशर 30 के ऊपर हो जाए, 30 के ऊपर, तो उसे फिर कंपार्टमेंट सिंड्रोम बोलते हैं। ये सर क्यों होगा, आप दिमाग लगाओ। मैं बिल्कुल लगा सकते हैं। बोले सर इसलिए हो सकता है बोन में फ्रैक्चर हुआ, उसको अपने आसपास के मसल्स को अफेक्ट करेगा, स्वेलिंग हो जाए, इडीमा हो जाए, तो वो क्या होगा, वो अब मसल, अगर मसल में इडीमा हो गया तो क्या होगा, मसल अपनी जगह में बढ़ेगी, इधर उधर बढ़ी तो बढ़ेगी, तो अंदर का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। सर प्रेशर बढ़ने से क्या होगा? प्रेशर बढ़ने से दिक्कत नहीं है, दिक्कत अब जब आएगी जब, क्योंकि जो इसके अंदर से नर्व, आर्टरी, वेन स्टेबल कर रही है, वो क्या होंगी, वो दबने लग जाएंगे, वो कंप्रेस होने लग जाएंगे, क्योंकि हर किसी के लिए बहुत यहाँ पर अपनी बॉडी में एकदम फिक्स्ड जगह है। क्यों है? वरना इधर के उधर स्ट्रक्चर ट्रेवल करते, कहीं का कहीं पहुंचे, तो फिक्स एकदम बिल्कुल टाइटली एकदम बाउंड होके रखे हैं। अब उसमें अगर थोड़ा भी प्रेशर बढ़ा तो जो आसपास के नर्व हैं, आर्टरी हैं, वेन्स हैं, वो दबने लग जाते हैं, वो ड्यू टू प्रेशर दे कंप्रेस, दैट्स कॉल्ड कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ड्यू टू इंक्रीमेंट इन प्रेशर, क्या रीजन क्या क्या हो सकते हैं मैं भी बताऊंगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है, लोगों को नहीं समझ आता है। मैं सच, आप लोग देखना
कंपार्टमेंट सिंड्रोम याद कर लेते हैं, लेकिन इतना प्रॉपर नहीं समझ में आता जैसे मैंने अभी आपको बताने की कोशिश करी है। तो बिल्कुल समझना कि बॉडी में कंपार्टमेंट हम मान लेते हैं कि जैसे अपर लिम्ब में जैसे थाई का अलग कंपार्टमेंट हो गया, लेग का अलग हो गया, फोर आर्म का अलग हो गया, तो वहां पर सब अपनी अपनी मसल्स बोन एक तरीके से अटैच्ड है, सर टाइटली बाउंड इसलिए, वरना कहीं भी आप इधर उधर करते सारे स्ट्रक्चर्स हो जाते। तो एक कंपार्टमेंट के अंदर वो सब एक प्रेशर के साथ एक दूसरे से अटैच्ड है। वो सर प्रेशर की वैल्यू है सर 20 mm Hg। अगर वो प्रेशर बढ़ जाए ड्यू टू फ्रैक्चर या कोई भी रीजन की वजह से, अगर वो 30 के ऊपर चला गया, फिर आप उसे सर कंपार्टमेंट सिंड्रोम बोल देंगे। ठीक है सर, प्रेशर बढ़ गया, तकलीफ क्या होगी? तकलीफ ये होगी सर मसल बोन में तो काम चल जाएगा वो बड़े स्ट्रक्चर से, लेकिन जो छोटी छोटी नर्व आर्टरी वेन्स वहां से उस जगह से पास हो रही है, पर्टिकुलर उसी जगह से, अगर वो जैसे फोर आर्म का कंपार्टमेंट है तो वहां पर मीडियल नर्व, अल्नर नर्व, मीडियल आर्टरी, अल्नर आर्टरी, ये सब जो रेडियल आर्टरी, रेडियल है ना, ये सब जो वहां पर पास हो रही है वो दबेंगी, कंप्रेस हो जाएंगी, उसको बोलते हैं सर कंपार्टमेंट सिंड्रोम। तो क्या द लिम्ब कंटेन्स मसल्स इन कंपार्टमेंट इनक्लोज्ड बाय बोन, फेशिया, इंट्रोसाई मेम्ब्रेन, अ राइज इन प्रेशर। अब इसमें देखो, उसमें लिखा हुआ नहीं है, आपको याद रखना है। नॉर्मल प्रेशर मैंने बताया 20-30 से ऊपर हो जाए तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, तो अ राइज इन प्रेशर विद इन दिस कंपार्टमेंट ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी वजह से इस कंपार्टमेंट का प्रेशर बढ़ जाए तो सर वो क्या होगा? सर वहां पे जो ब्लड सप्लाई है, जो मसल्स हैं, आर्टरीज हैं, नर्व है, वो दबने लग जाएंगे, रिजल्टिंग इन कंप्रेशन